29 अक्टूबर 2018 को दिल्ली के बवान इलाके में कुछ लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। तभी उन लोगों की नज़र एक घायल महिला को पड़ती है। तो उस महिला के पास जाकर देखते हैं तो उस महिला के शरीर से काफ़ी मात्रा में ब्लड बाहर निकल रहे थे और उस महिला का स्कूटी भी उसके पास में ही गिरा था। तो उन लोगों ने इसे एक्सीडेंट मामला समझ करके इस महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं ताकि कुछ भी करके इस महिला का जान बच जाए। उस लेडीज को हॉस्पिटल में एडमिट करने के दौरान ही उस लेडीज की सांसें थम चुकी थी। जब डॉक्टरों द्वारा जब इस लेडीज का जब जांच किया जाता है तो ये कोई भी एक्सीडेंट मामला नहीं होता है, बल्कि इस लेडीज को गोली लगी होती है। तो डॉक्टरों द्वारा इस सूचना को पुलिस वालों को दे दिया जाता है। तो पुलिस वाले तुरंत उस हॉस्पिटल में आ जाते हैं जिस हॉस्पिटल में वो महिला भर्ती होती है और लगते हैं उन्हीं लोग से पूछताछ करने जो कि इस महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे। वो लोग ये कहते हैं जब हम लोग उस महिला के पास पहुंचे तो उस महिला के भी सांसें चल रही थी, लेकिन वो महिला अभी बेहोश पड़ी थी। तो इतना सुनने के बाद पुलिस वाले उन लोगों से ये कहते हैं कि आप लोगों ने वहाँ पे किसी भी अनजान इंसान को भागते हुए देखा है क्या? वो लोग कहते हैं नहीं, हमने वहाँ पे किसी भी अनजान इंसान को भागते हुए नहीं देखा है। फिर भी इतना कहने के बाद पुलिस वाले ये कहते हैं जब तक एक केस सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक आप लोग को थाने पे आना पड़ेगा। वो लोग कहते हैं ठीक है। इतना कहने के बाद पुलिस वाले अपने जांच को आगे बढ़ाने लगते हैं। पुलिस वाले छानबीन करने लगते हैं। छानबीन के दौरान ही सबसे पहले उनको जानना यह जरूरी था कि उस महिला का नाम क्या है और वो कहाँ की रहने वाली है। उसके शरीर पर यह गौर किया गया कि उसके गले में एक हैंडबैग भी फंसा हुआ है। उस हैंडबैग को जब ओपन किया गया तो उसमें उस महिला के कुछ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट थे। डॉक्यूमेंट के रूप में उसके आधार कार्ड और उसके मोबाइल्स में थे और उसमें इत्यादि सामान थे। उसके आधार कार्ड से उसका नाम जान लिया गया। उसका नाम सुनीता था और वो एक गवर्नमेंट टीचर थी और वो दिल्ली की रहने वाली होती है। उसके मोबाइल से उसके पति का फोन नंबर जान लिया जाता है। उसके पति का नाम मंजीत होता है और वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। तो पुलिस द्वारा इस घटना को उसके पति को बताया जाता है। तो उसके पति लगता है फुट फुट के वहीं पे रोने। तो पुलिस द्वारा उस हॉस्पिटल का लोकेशन और उसका नाम बताया जाता है, जिससे वो पति वहाँ पे आ जाता है। आकर के अपने पत्नी का ऐसा हालत देख वहीं पे लगता है रोने। इसके बाद सुनीता के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद उसके बॉडी को उसके फैमिली वालों को दे दिया जाता है। सुनीता के दोनों बच्चे अपनी माँ की ऐसी हालत देख वहीं पे लगते हैं फूट फूट के रोने। फिर से सुनीता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर पुलिस अपना छानबीन कर ही रही थी, तभी उधर मंजीत को थाने पर बुला लिया जाता है और उससे ये पूछा जाता है कि आपके साथ किसी के साथ दुश्मनी है क्या? तो मंजीत बोलता है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन कोई दुश्मन ऐसा नहीं है को किसी परिवार को नुकसान पहुंचाए। सुनीता एक गवर्नमेंट टीचर थी और हम एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, इसलिए हम लोग का प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग है। सुनीता का कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर सुनीता का कोई दुश्मन नहीं है तो उसको मारा कौन और उसको मारने के पीछे कारण क्या थे? जब कोई भी सबूत नहीं मिल रहे थे तो इस केस के बारीकी से जांच करने के लिए दोबारा से उस घटनास्थल पर जाया जाता है ताकि कोई सबूत मिल जाए, लेकिन वहाँ पे कोई सबूत नहीं मिलता है। एक केस तब भी डिफिकल्ट हो जाता है जब इस खबर को मीडिया वालों के जरिए पूरे देश में फैला दिए जाते हैं और टीवी पे दिल्ली पुलिस के नाकामयाबी और असफलता के बारे में बार बार इस खबर को दिखाया जा रहा था। दिल्ली पुलिस के हाथ की बेइज्जती तब हो जाती है जब सुनीता के पति मंजीत मीडिया वालों के सामने अपने पत्नी का इंसाफ का मांग करता है। इस तरह से पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, जिससे कि वो लोग अपने जांच को तेज कर देते हैं। फिर भी कोई सफलता नहीं मिलती है। फिर भी पुलिस वाले हार नहीं मानते हैं। वो लोग ये सोचते हैं क्यों ना सुनीता के घर पे जा करके उसका घर जांचा जाए। वो लोग फिर सुनीता के घर पे जाते हैं, उसके रूम को अच्छी तरह से जांचते हैं। वहाँ भी कोई सुराग नहीं मिलता है। यहाँ पे पुलिस वालों की उम्मीद एकदम टूट जाती है। इसी बीच सुनीता की छोटी बेटी पुलिस वालों के पास आती है और कहती है अंकल, और आप लोगों को मेरी मम्मी के बारे में जानना है तो आपको उनके द्वारा लिखे गई डायरी को पढ़ना होगा। उस डायरी से ज्यादा ना हम आपको बता सकते हैं और ना ही मेरे पापा। तो पुलिस वाले इतना सुनते ही कहते हैं कि वो डायरी कहाँ पे है। तो अपने अलमारी से डायरी को निकालती है और पुलिस वालों को दे देती है। पुलिस वालों को पहली बार सबूत मिला था जो कि सुनीता के बारे में सब कुछ उस डायरी में लिखा हुआ था। तो उस डायरी को खोलते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे उस डायरी के पन्ने को खोला जा रहा था वैसे वैसे सुनीता की जिंदगी के सारे राज भी खुल रहे थे। पुलिस वालों के पास पहले कोई भी सबूत नहीं था, अब लगभग में पुलिस वालों के पास सारा सबूत आ गया था। दरअसल उस डायरी में लिखा था कि वो लड़की बहुत गंदी है, उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, उसके चलते मेरे पति मुझे तलाक देने के लिए बोल रहा है। यहाँ तक कि आज उसने मुझे ये कह दिया कि मन करता है मैं उसका कत्ल कर दूं। ये डायरी पढ़ने के बाद ये साफ हो गया था कि सुनीता की हत्या में उसके पति का हाथ है।
लेकिन उस डायरी में जिस औरत का जिक्र किया जा रहा था, उस औरत के बस बारे में पता लगाने के लिए मंजीत के हर हरकत पे नजर रखी जाने लगी। जब मंजीत की कॉल डिटेल जब चेक करा जाती है तो हर रोज एक फेमस मॉडल से वो बातें किया कर रहा था, जिसका नाम था एंजल गुप्ता। एंजल गुप्ता मुंबई में कई फेमस प्रोजेक्ट पर भी काम कर चुकी थी। सुनीता के मारने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। तो पुलिस वालों ने शक के आधार पे एंजल गुप्ता और सुनीता के पति मंजीत गुप्ता को गिरफ्तार कर लेती है और लगती है पूछताछ कर। लेकिन शुरुआती दौर में दोनों लोग इधर उधर की कहानियां सुनाने लगते हैं, जिससे कि पुलिस वाले गुमराह हो जाए। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, पुलिस वाले गुमराह नहीं होते हैं। जब उन लोगों के साथ लगते हैं कड़ाई के साथ पूछताछ करने, तो सारा सच सामने आ जाता है। वो लोग ये बोलते हैं कि हाँ, हमने ही सुनीता को मारा है। जब उसके मारने के पीछे की कहानियां जब सुनाई जाती है तो पुलिस वाले उसको सुन करके तंग रह जाते हैं। उन लोगों ने कहा कि 6 साल पहले यानी कि 2012 में सुनीता के फैमिली वाले एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हुए थे। वहीं पे एंजल गुप्ता को कुछ लोग मिल करके छेड़ रहे थे। तो सुनीता के पति मंजीत उसको बचा लेता है, जिससे कि एंजल गुप्ता मंजीत के ऊपर काफी इम्प्रेस हो जाती है। इम्प्रेस होने के बाद एक दूसरे का नाम पूछते हैं और एक दूसरे के बीच मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं। ऐसे करते करते दोनों में बातें करना शुरू हो जाती है। तभी एंजल गुप्ता को मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू हो जाता है, जिससे कि वो मुंबई चली जाती है। और मुंबई में जाने के बाद एंजल गुप्ता को अच्छे अच्छे काम मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि वो समझती है जब से उसके लाइफ में मंजीत आया है तब से उसका भाग्य चमक उठा है। इसलिए वो मंजीत के साथ शादी करना चाहती है। लेकिन मंजीत का शादी हो चुका था सुनीता के साथ, इसलिए सुनीता उन लोगों के बीच में रोड़ा बन गई। तो दोनों लोग मिल करके सुनीता को बीच से हटाने का फैसला करते हैं। इसके बाद मंजीत, एंजल गुप्ता और एंजल गुप्ता के पिता राजीव गुप्ता तीनों मिल करके जाते हैं सुपारी किलर के पास। वो लोग सुनीता का सुपारी देते हैं। तो सुपारी किलर द्वारा 18 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, लेकिन फाइनल डील 10 लाख रुपए में तय हो जाती है। तो एंजल गुप्ता 2.5 लाख रुपए उन लोगों को एडवांस दे देती है। 29 अक्टूबर 2018 को जब जा रही थी सुनीता स्कूल पे पढ़ाने, तभी सुपारी किलर द्वारा उसको रास्ते में गोली मार दिया जाता है। गोली मारने के बाद सुपारी किलर वहां तुरंत भाग जाता है। अगर डायरी नहीं मिली होती तो आरोपियों को पकड़ना शायद कितना मुश्किल हो जाता। सुपारी किलरों को जेल हो जाती है। सुनीता को उन दोनों बच्चों पे क्या बीत रही होगी, जो कि खूबसूरती के स्वार्थ में उसके पिता अपने पत्नी को ही मरा देता है। दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी को दुख पहुंचे या फिर तकलीफ पहुंचे, बल्कि आप लोग ऐसे चीजों को देखिए, सुनिए, समझिए और ऐसे चीजों से सतर्क रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।